कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं खुशबू सोनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फलों की तुड़ाई एवं तुड़ाई उपरांत किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। दुधारू पशुओं के नवजात बच्चों की देखरेख एवं सिंगरोधन पर जानकारी। इस समय आंवला, अमरूद और नींबू कुल के फलों की तुड़ाई चल रही है, लेकिन बाजार में इनकी एक साथ उपलब्धता बढ़ जाने से इनके मूल्य में गिरावट देखी जाती है। ऐसे में किसान भाई अगर इन फलों से अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं तो तुड़ाई के समय एवं उपरांत प्रबंधनों पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि फलों की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा इन फलों से तैयार होने वाले मूल्य संवर्धित उत्पादों को भी अगर किसान अपने स्तर पर तैयार कर ले तो लाभ को दोगुना किया जा सकता है। परंतु यह सब कैसे संभव है, ये बता रहे हैं विशेषज्ञ SKS चौहान। आपको फलों के तुड़ाई उपरांत प्रबंधन के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए जैसा कि अगर मौसम इस समय जो चल रहा है वो आंवले का है, अमरूद का है, तो इसके तुड़ाई में सावधानी ये रखनी चाहिए कि कभी भी इसको डंडे वगैरह से या पत्थर वगैरह से मार के नहीं तोड़ना चाहिए। इसको यह है कि तोड़ने का तरीका यह है कि आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, या तो फिर हमारे यहाँ एक प्रकार की छड़ टाइप की होती है, रॉड टाइप का होता है जिसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं, उसको फलों के पास लगा के फलों को हिला देते हैं, जिससे जो फल होता है वो उसमें एक जाली टाइप की होती है, उसमें आ जाता है फल, जिससे उसमें चोट नहीं लगती है और उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहती है। और साथ में किसान भाइयों एक आपको बताना आवश्यक है कि आप लोग जिस प्रकार फलों को बेचते हैं वो बेचने का तरीका सही नहीं है। बेचने का सही तरीका यह है कि फलों को तोड़ने के पश्चात उसको सबसे पहले हम लोग साफ पानी से अच्छी प्रकार धो लें, धोने के बाद उसकी सॉर्टिंग कर लें, अर्थात जो भी सड़े गले फल हैं उसको हम लोग अलग हटा के रख दें और उसके बाद उनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग का तात्पर्य यह है कि जो बड़े साइज के फल हैं उनको एक तरफ, बीच वाले फलों को एक तरफ और छोटे वालों को अलग रख लें। इससे क्या होगा कि हमारे जो फल का जो 20 रुपए किलो जो मार्केट में बिकता है, वही आपका जो फल है जो उसमें निकाला है आपने बड़े वाले, वो आपका 80 रुपए किलो तक जाएगा और आपको अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि ये अमरूद और आंवला वाले फलों की जो सेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, तो इसलिए या तो ये है कि मार्केट में इनको बेच दिया जाए या इनका क्या वैल्यू एडिशन करके इनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाकर हम इसको अपने मार्केट में बेच सकते हैं। अब जैसे अमरूद है तो अमरूद इस समय काफ़ी मात्रा में है और सस्ता भी है, तो अमरूद का पल्प बना सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा अमरूद का जेली बना सकते हैं, अमरूद की गोवा टॉफ़ी बना सकते हैं
और इसी प्रकार आंवला है। आंवले के तो काफ़ी मात्रा में प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे आंवले का लड्डू है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले का स्क्वैश है। इस प्रकार तमाम चीज़ें हैं जिससे कि हम अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, जहाँ पर आंवला 20 रुपये किलो आप मार्केट में से जाएगा, उसी जगह अगर उसका प्रोडक्ट अगर वही मुरब्बा बनाकर हम मार्केट में बेचेंगे, अर्थात उसका वैल्यू एडिशन करेंगे या मूल्य संवर्धन करेंगे, तो वही जो मुरब्बा आंवले की कीमत है वो 150 रुपये किलो तक हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार जेली के साथ में जो अमरूद से हम लोग तैयार करते हैं, उसमें भी अमरूद जहां हमारा 10 रुपये या 15 रुपये किलो जाता है, यदि आप जेली उसकी तैयार कर मार्केट में बेचेंगे तो वही जो जेली है वो आपकी कहना चाहिए 250 ग्राम की जेली की कीमत 70 से 80 रुपये है। ये हमारे यहाँ जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, उसमें जो खाद्य प्रसंस्करण शाखा है, ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण केंद्र चल रहे हैं। आप अगर कोई भी सामान की प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं या उसका टेक्निकल नो हाउ लेना चाहते हैं, तो आप वहां पर जाकर प्रभारी से संपर्क कर इसके बारे में समस्त चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हम किस प्रकार आंवला बनाएं, किस प्रकार अचार बनाएं, किस प्रकार जेली बनाएं, ये आप वहां भी बनवा सकते हैं। सरकारी रेट है वो आपको देना पड़ेगा, बाकी आपका प्रोडक्ट आपको तैयार होकर गुणवत्ता युक्त मिल जाएगा। अंत में किसान भाइयों, आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी आप कहना चाहिए फलों की तोड़ाई कर रहे हैं, जैसे आंवला या अमरूदों की तोड़ाई कर रहे हैं, तो उसको प्लास्टिक के क्रेट्स में रखकर मार्केट ले जाएं और कहना चाहिए जिस प्रकार मैंने आपको तरीका बताया है, उसकी पहले धोकर उसकी सॉर्टिंग करके फिर ग्रेडिंग करके मार्केट में लेके जाएंगे, तो जो आपको लाभ है वो आपको चौगुना मिलेगा। दुधारू पशुपालन से राज्य का हर छोटा बड़ा किसान जुड़ा हुआ है। जब व्यवसाय अपनाया है तो उसकी देखरेख संबंधित पूरी जानकारियां भी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन देखा जाता है कि इस व्यवसाय में हमारे पशुपालक नवजात बछड़े बछियों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे बछड़े बछियों की मृत्यु दर काफी होती है। इसलिए नवजात बछड़ों की देखभाल संबंधित जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को। आज मैं आप सभी को नवजात बछड़े बछियों की देखभाल के संबंध में आवश्यक जानकारी दूंगा, क्योंकि आज के जो बछड़े बछियां हैं वही कल के बेहतर पशु बनेंगे। पशुपालक भाइयों, सर्वप्रथम पशु के ब्याने के बाद नवजात बछड़े बछिए को जो है उसका मुंह तथा नाक साफ करें। नवजात बछड़े बछिए को धीरे धीरे मालिश करें, जिससे उसको सांस लेने में आसानी। ब्याने के बाद नवजात बछड़े बछिए की नाल को 2 इंच ऊपर से काट कर बांध दें तथा घाव पर टिंचर आयोडीन का प्रयोग करें, जिससे नाभि में संक्रमण को रोका जा सके। ब्याने के बाद जो है नवजात बछड़े बछिए को खीस कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाएं। उसके शरीर के भार के 1/10 के बराबर कोलेस्ट्रम पिलाने से जो है पशुओं नवजात बछड़े बछिए में जो है प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिससे उसी बीमारियों से लड़ने में जो है सहायता मिलती है। तथा कोलेस्ट्रम में जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन ए तथा खनिज लवण पाए जाते हैं, जो आगे चलकर उसके विकास में जो है महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। और बछड़े बछिए को जो है उचित वातावरण दें, जिससे कि उससे जो है बीमारियों से बचाया जा सके तथा उसके बेहतर विकास में जो है सहायता मिल सके। ब्याने के 1 माह के अंदर 30 दिन पर कृमिनाशक दवा अवश्य दें। पशुपालक भाई ध्यान दें, कृमिनाशक दवा देने से पहले जो है निकट के पशु चिकित्सालय से अवश्य संपर्क करें तथा कृमिनाशक दवा जो है पशु चिकित्सक की सलाह पर ही प्रयोग करें। इसमें अल्बेंडाजॉल 30 ml दें। कृमिनाशक दवा देने के उपरांत जो है माह बाद धीरे धीरे बछड़े बछियों में जो है खाने की आदत का विकास करने के लिए उसको जो है नरम मुलायम चारा, दलिया और दाने इत्यादि का प्रयोग करें। इससे उसके बढ़ते हुए शरीर के विकास के लिए जो है बढ़ते हुए शरीर के विकास में मदद मिलेगी तथा धीरे धीरे जो है दूध के ऊपर जो है उसकी निर्भरता जो है माँ के दूध के ऊपर उसकी निर्भरता जो है कम होती जाएगी।
किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम सींग रोधन कहते हैं, जो कि पशुओं में छोटी अवस्था में किया जाता है। यह क्यों किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल। ये बछिया या पड़िया जनरली लोग बछिया बछवा में करवाते हैं। ये जन्म से 15 से 30 दिन के अंदर सींग रोधन कराया जाता है। सींग रोधन करने के लिए हम लोग जनरली 15 से 30 दिन के अंदर करते हैं। उसमें कास्टिक लगा करके, जहाँ सींग निकलता है वहाँ कास्टिक लगा करके उसको थोड़ा सा दाग देते हैं। कभी कभी कास्टिक ज़्यादा लग जाने से वहाँ से खून निकलने लगता है, तो उसके लिए उसमें एंटीबायोटिक लगा करके या टिंचर लगा करके उस खून को रोका जाता है। अगर सींग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है 1 महीने के बाद, तो उसमें हम लोग फायरिंग करते हैं, यानी गर्म लोहा लगा करके दाग देते हैं। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको करा लेना चाहिए सींग रोधन। उसके बाद सींग बड़ी हो जाती है तो डिहॉर्निंग कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। डिहॉर्निंग कराने के फ़ायदे ये हैं कि बाद में जब बछिया या बछवा जब बड़े हो जाते हैं तो सींग इसमें नहीं निकलते हैं, तो जो चारा पानी देते हैं या दूध निकालते हैं, इनमें सींग से मारने वाली बात नहीं रहती है। तो आराम से, बहुत डोसाइल जानवर रहता है, तो आराम से लोग चारा पानी दे लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं। इसीलिए सींग लोग दगवाते हैं। प्लस दूसरी चीज़, थोड़ा देखने में सींग नहीं रहता है तो देखने में भी जानवर सुंदर रहते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ड्रिप सिंचाई पद्धति पर जानकारी। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हार और सारी 1000 स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, गाड़ी जैसी गाड़ी, चादर की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत? सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा, तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। यहाँ दिल ही नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ETV स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जल स्तर में आ रही गिरावट के कारण आज सिंचाई जल की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी तरफ कृषि में सिंचाई परंपरागत व गलत तरीके के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है, जिस कारण पौधों को पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई के नए तरीकों को अमल में लाया जाए। इसमें बूंद बूंद पद्धति एक बेहतर विकल्प है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसको खेतों में कैसे प्रयोग किया जाए। शासन द्वारा इसकी खरीदी पर कितना अनुदान है, और इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारा यह अंश। किसान भाइयों, हमारे राज्य में कम असमान एवं अनियमित वर्षा के कारण भूमिगत जल का पुनर्भरण, भूजल के दोहन के अनुपात में कम होने के कारण भूजल स्तर प्रति वर्ष घटता जा रहा है। इससे न केवल फसलों उत्पादन की लागत बढ़ती है, अपितु पानी की गुणवत्ता भी खराब होती है। अतः पैदावार बढ़ानी है तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या दाबित सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः
फवारा एवं ड्रिप विधि प्रदेश में व्यवहारिक और प्रचलन में है। इसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक बचत के साथ ही साथ मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन व खारा पानी के लिए भी अनुकूल है। आवश्यकता अनुसार उर्वरक व कीटनाशी रसायन भी पानी के साथ ही दिया जाना संभव है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिल पाता है। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेमी से बचाया जा सकता है। ड्रिप विधि बागवानी एवं सब्जी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कपास, गन्ना व कुमांड कुल की फसलों में भी यह विधि कामयाब साबित हुई है। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE या PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरकों तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधे की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं तथा जल मांग के आधार पर दिसंबर जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटे जबकि मई व जून में 3 घंटे रखना होता है। अब यदि इसकी देखरेख की बात करें तो सिंचाई के पानी में रेत, लवण व अन्य कचरे के कारण ड्रिपर के पानी बहाव में अवरोध पैदा हो जाता है। अतः संयंत्र का रखरखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। उपयोगकर्ता को स्क्रीन, डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। महीने में एक बार फ्लश वाल्व को खोलकर संयंत्र चलाना चाहिए ताकि जमा लवण बाहर निकल जाए। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 महीने में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिप को पौधों से दूर रखना चाहिए। ड्रिप स्थापन करने के समय निर्माता या विक्रेता से विस्तृत सिंचाई शेड्यूल की मांग करना चाहिए। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को आवश्यक रूप से साफ करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई की परंपरागत तकनीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी समस्त जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाकर किसान भाई कृषि लागत को कम करने के साथ साथ फसलों उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। इसी के तहत कार्यक्रम में दूसरा प्रश्न शामिल किया गया है ग्राम सोनपुर, जिला छपरा के कृषक अनूप कुमार का। आपने पशु आहार में प्रयोग होने वाले अजोला के उत्पादन तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। यह पशुओं को खिलाने के लिए नवीनतम प्रकार का श्रेष्ठ क्वालिटी का अपने आप के अंदर एक नायाब खाद्य पदार्थ है।
एक हरा चारा है। इसको पैदावार करने की टेक्नोलॉजी जो वो यह है कि इसके लिए 1 मीटर बाई 6 मीटर की एक ट्रेंच बनाते हैं जो कि करीब 1 फुट गहरी हो और इसके अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी रखते हैं। नीचे करीब 2 सेंटीमीटर तक खेत की उपजाऊ मिट्टी डालते हैं तथा 5 किलो गोबर जो कि 5-7 दिन पुराना हो, गाय का हो प्रेफरेबली, उसको हम गोड़ करके इसमें डाल देते हैं तथा अजोला को 2 किलो धो करके इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। इसके पश्चात करीब 1 से 2 लीटर पानी लेकर के हम इसको उसके ऊपर छिड़कते हैं जिससे कि अजोला सीधा हो जाए और इसकी जड़ें नीचे चली जाए। इस चीज़ के पश्चात इसका रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। रखरखाव से मतलब ये है कि अगर इसको ये 2 किलो से आपने शुरू की, करीब 12 से 15 दिन के अंदर ये आपकी ट्रेंच पूरी भर जाती है और 15 दिन पश्चात हम इसके अंदर से प्रतिदिन 1 किलो अजोला निकालने के अंदर सक्षम होते हैं। निकालने की एक विशेष विधि है कि इसको हम करीब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की जाली से छानते हुए निकालें जिससे कि इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे अंदर नीचे पानी में रह जाएं और वो दूसरे तीसरे दिन बढ़ सकें और हमें प्राप्त हो सकें। इसको हम धोने के लिए जो पानी काम में लेते हैं वो भी एक तगारी में धोएं ताकि उसके धोते समय भी फिर छोटे बच्चे उसके अंदर से निकल जाएंगे और वो छोटे बच्चों को वापस हम हमारी इस खेड़ी के अंदर डाल दें, ट्रेंच के अंदर डाल दें। इस प्रकार हम प्रतिदिन तेज़ी से बढ़वार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रति सप्ताह इसके अंदर 1 किलो गोबर घोल करके डालें और प्रति सप्ताह 1 किलो गाय का मूत्र भी डालें इसके अंदर। गोमूत्र इसके अंदर अति महत्वपूर्ण रहता है। अजोला यूनिट साल के अंदर हम हमेशा लगा सकते हैं। सिर्फ बहुत तेज़ गर्मी वाला समय और बहुत ही तेज़ ठंड वाला समय जैसे कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह, जनवरी का प्रथम सप्ताह, मई जून के अंदर जब तेज़ गर्मी पड़े उसके अंदर से करीब 5-10 दिन हमें अवॉइड छोड़ने चाहिए। और इसके अलावा हम इसकी यूनिट कभी भी लगा सकते हैं और ये 12 महीने तक हमको निरंतर उत्पादकता देती है। हालांकि यह ध्यान रखने की चीज़ है कि हर 3 महीने पश्चात इसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि हम इसके अंदर से जो भी अजोला है उसको एक अलग टब छबड़ी में इकट्ठा कर लें और पूरे पानी को निकाल लें। फिर मिट्टी को भी अलग कर दें तथा इसको पुनः दोबारा से शुरू करें। 2 सेंटीमीटर मिट्टी डालें, करीब 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पानी डालें और जो अजोला हमारे पास में उसी को ही वापस इसके अंदर डाल दें। साधारणतया अगर हम पक्की ट्रेंच बनाते हैं अजोला पैदा करने के लिए तो उसके अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। और अगर सिर्फ खड्डा खोद करके, ट्रेंच खोद करके और ये सेल्पोलाइन लगाते हैं जिसकी कि करीब 120 माइक्रोन की हम सेल्पोलाइन लगाते हैं और फिर ऊपर नेट लगाते हैं तो करीब ये 1200 से 1500 रुपये के अंदर बन जाती है। एक बार ये एक ट्रेंच बनाने के पश्चात कोई भी खर्चा नहीं है क्योंकि इसके लगातार चलाने के लिए हमें सिर्फ गोबर की आवश्यकता होती है, सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है और गौमूत्र की आवश्यकता होती है और बाकी कोई विशेष खास की दूसरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम कई जानवर रख रहे हैं और हम करीब 20, 30 या 40 तक अगर इस प्रकार की यूनिट लगा लेते हैं तो हमें एक व्यक्ति करीब रखना पड़ेगा जो प्रतिदिन इसके अंदर ध्यान रखेगा। उसका प्रतिदिन रहेगा खर्चा और जितनी ट्रेंच होगी उतना केजी, उतना किलो हम प्रतिदिन इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी चूँकि सर्दी के मौसम के अंदर तापक्रम दिन का भी कम हो रहा है और रात का भी कम हो रहा है। इस कारण से हमें इसकी विशेष तौर से व्यवस्था करनी है और इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमने ऊपर जाली लगाई है ये ग्रीन नेट 50% की होनी चाहिए ताकि इसके अंदर सूर्य की रोशनी पूरी पड़े। कुछ लोग बाग ध्यान नहीं रख रहे हैं और ज़्यादा छाया वाली नेट को लगाने से 75% छाया कर देते हैं। उसकी वजह से दिन में रोशनी कम आती है और फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है और ये भोजन पूरा नहीं बना पा रहे हैं। इस कारण से इसके अंदर ललाई आ जाती है। ललाई आने का मतलब ये है कि यह अजोला अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्रकार के पिगमेंट्स पैदा कर रहा है। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो ललाई करता है और उसको ये प्रक्रिया है कि हम किस तरह से बचें। कभी कभी ऐसा भी होता है जब तेज़ ठंड होती है तो ये अपने आप को एक रत्ती के प्रकार के छोटे छोटे हरे हरे बीज के अंदर परिवर्तित कर देता है और वो फिर इसके तले के अंदर बैठ जाते हैं और ये 2 महीने पश्चात जब मौसम उपयुक्त होगा उस समय वापस ऊपर आ जाएगा और वो रत्ती के छोटे छोटे हरे हरे बीज वापस उग जाएंगे और अजोला फिर से पैदा हो जाएगा। साथ के अंदर यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर इस समय
निरंतर हमें सप्ताह के अंदर 2 बार 1-1 किलो गोबर अवश्य मिलाना है, जिससे कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट बराबर मिलते रहें, उसका ध्यान रखना है। करीब 5-6 किलो मिट्टी भी डालनी है और 100 ग्राम जिप्सम मिला करके इसको मिलाना है। इसको निरंतर हाथ से इस प्रकार से हिलाते रहें जिस तरह के अपन दूध के अंदर, दही के अंदर झेरनी डालते हैं, झेरनी हिलाते हैं, जिससे कि छोटे बीज इसके अलग हो जाएंगे, वो बटवारी बनाते रहेंगे और इस प्रकार से सर्दियों के मौसम के अंदर भी श्रेष्ठ क्वालिटी का अजोला पैदा होता रहेगा, ये ग्रोथ करेगा और हम हमारे पशुओं को इसको बराबर खिला भी सकते हैं। इस समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि रात्रि के समय जब फ्रॉस्ट पड़ती है, ठारी होती है, तेज़ ठंड होती है, या अगर उत्तर की तरफ की हवाएं चल रही हैं, तो हमें इस यूनिट को ये काली पॉलीथीन से ऊपर ढक देना चाहिए। ग्राम सिधौर, जिला भागलपुर के मछली पालक संतोष कुमार, आपने अन्नदाता की निःशुल्क फोन संपर्क सेवा लाइन के माध्यम से मछली के तालाब की इस माह में किए जाने वाले देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। मछली पालन करना है तो उसमें सबसे पहले आता है तालाब का प्रबंधन। तालाब का प्रबंधन 2 बातों पे निर्भर करती है। हमारे किसान भाई के पास परंपरागत तरीके से भी तालाब हो सकते हैं पहले से, और नया तालाब भी हम खुदाई कर नया मछली पालन नए तालाब में कर सकते हैं। अगर परंपरागत हमारे पास तालाब है तो उसका प्रबंधन अलग तरीके हैं, और नया तालाब अगर हम निर्माण करते हैं तो उसका प्रबंधन अलग। परंपरागत तालाब में जिस भी स्थिति में किसान भाई के पास तालाब है, हम उसका प्रबंधन उसी हिसाब से करते हैं। उसकी गहराई, उसका जल क्षेत्र, उसका एरिया, इन बातों पे इसमें ध्यान देना पड़ता है। हमारे जल क्षेत्र में प्रयुक्त जो पानी का जल क्षेत्र है वो या तो स्टैग्नेंट वाटर हो सकता है, यानी रुका हुआ पानी हो सकता है, या बहता हुआ जल स्रोत हो सकता है। रुका हुआ जो पानी का जल क्षेत्र होगा, उस रुके हुए पानी जल क्षेत्र में हम अगर गर्मी के दिनों में पानी कम जाता है तो उसमें हम प्रयोग करते हैं, शुरुआत करते हैं गोबर देने के लिए, और गोबर हम उसको 200 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम देते हैं। इसको हम 10 से 12 डोज में भी विभक्त कर सकते हैं, 5-6 डोज में भी विभक्त कर सकते हैं। ये हमें निर्भर करता है किसान भाइयों के सुविधा अनुसार और उसकी उपयोगिता के अनुसार कि उनके पास किस तरह से उपलब्धता है। इसी बीच हम प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण है चूने का प्रयोग। चूना का प्रयोग भी इसका निर्धारण हम इस बात पे करते हैं कि हमारे मिट्टी पीएच कितना है, और पीएच के अनुसार हम चूना का निर्धारण करते हैं। अगर पीएच 7 के आसपास हो तो चूना की मात्रा 200 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर देते हैं, और अगर पीएच कम है यानी एसिडिक है तो चूने की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये हमें निर्भर करता है कि हमारा पीएच कितना है। इसमें समय समय पे हमें बहुत ही आवश्यक होता है इसके डिजॉल्व ऑक्सीजन की जांच करते रहें, इसके पीएच की जांच करते रहें, जिससे ताकि इसका बढ़वार अच्छा हो सके। और हर महीने ये भी अति आवश्यक है कि हम इसका जाल चलाकर मछली के स्वास्थ्य का भी देखरेख करते रहें, जिससे कि हमारी मछली का बढ़वार की जांच की जा सके, इसके स्वास्थ्य की जांच की जा सके, जिससे कि हम अच्छा फसल ले सकते हैं। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042544085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर।